नमस्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ई-लर्निंग की कक्षा में मैं मीनाक्षी वर्मा, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ौदा हिंदवान से आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11 का पाठ 11 कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत। इस पाठ का हमने एक उपविषय लिया हुआ है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में जानकारी करेंगे। हमारे पाठ के उद्देश्य हैं, सबसे पहले नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, IUPAC नामकरण क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखलाएं होती हैं उसमें IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है, मूल नाम क्या है, एल्किल समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, नामकरण के नियम क्या हैं, और उसका हम अभ्यास कार्य उदाहरण में करेंगे और फिर गृह कार्य। बातें हैं नामकरण की आवश्यकता पर। नामकरण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हम उससे किसी भी यौगिक का जानकारी उसके संबंध में ज्ञात कर सकते हैं। नाम अगर हमें किसी यौगिक का पता है तो हम उसका एक मोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, उसमें कौन कौन से परमाणु होंगे, कौन कौन से समूह होंगे, और उसका संरचना संतृप्त है या असंतृप्त है। इसलिए हमें नामकरण की आवश्यकता होती है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः जैसा कि हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुखता से पाए जाते हैं। इन्हीं तत्वों से मिलकर ही कार्बनिक यौगिक बने हुए होते हैं। इनके नामकरण के लिए IUPAC सिस्टम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट में IUPAC कहते हैं। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो है IUPAC नामकरण जो है वह भारी भरकम नामों से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रायः कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम ही हम प्रयोग करते हैं। IUPAC सिस्टम में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें किसी भी यौगिक के पूर्ण गुणों का अध्ययन हम कर पाते हैं। उसमें हमें यह जानकारी हो जाती है कि उसमें तत्व कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, और किस प्रकार के उसमें चेन संतृप्त है या असंतृप्त है। IUPAC नामकरण जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित नाम देने के लिए मूल हाइड्रोकार्बन और उससे जुड़े हुए किसी भी क्रियात्मक समूह की पूर्ण पहचान करने के लिए हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 6 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसे हम जनक श्रृंखला या कार्बन चेन कहते हैं। यहाँ पर जो ये ऊपर लगा हुआ है OH, यह एक क्रियात्मक समूह है, जबकि जो यहाँ नीचे लगा हुआ है Br, यह भी एक क्रियात्मक समूह है। और कार्बन की ये जो दूसरी श्रृंखला है, यहाँ कार्बन दूसरा जुड़ा हुआ है, यह एक ब्रांच है, शाखा है। यह ब्रांच कहाँ लगी या यह क्रियात्मक समूह कहाँ लगा? इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जो लगा हुआ होगा वहाँ से यह हटा हाइड्रोजन, और उसके स्थान पर यह कार्बन या ये क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब आते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उससे पहले हम ये जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन जो है वह 4 संयोजकता रखता है, अर्थात कार्बन में 4 प्रकार के बंध ही बनते हैं। 4 प्रकार के मीन्स 4 बंध ही कार्बन बनाता है। वे द्विबंध भी हो सकते हैं, वे त्रिबंध भी हो सकते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त और असंतृप्त क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है तो जो हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हमने लिया हुआ है, यहाँ यह 4 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें सभी बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह संतृप्त कार्बन की चेन
है। इसी प्रकार जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह 2 कार्बन है और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यह असंतृप्त हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 कार्बन है, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इस कार्बन चेन में यानी इन हाइड्रोकार्बन्स में हम IUPAC जान लेते हैं। कैसे? जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड लगे हुए हों तो उसमें मूल नाम और उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। मूल नाम क्या होता है? मूल नाम वे होते हैं जो कार्बन संख्या के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। इस तरह ये रूट वर्ड या मूल नाम दिए गए हैं। अब यहाँ आप देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसा कि अभी मैंने बताया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हैं जहाँ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच। अब यहाँ आप उदाहरण देखें, यहाँ कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए मूल नाम हुआ प्रो। और जब सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हम उसमें जोड़ेंगे एन, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ हम जोड़ते हैं एन। प्रो प्लस एन, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। यह हुआ हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसी तरह अगर हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं इसमें चारों सिंगल बॉन्ड हैं तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 4 सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं इसलिए उसमें हम लगाएंगे एन, तो वह कहलाएगा ब्यूट एन। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नामकरण पर। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु की चेन हो, मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसमें हम लगाते हैं ईन। कार्बन के मूल नाम के बाद में हम ईन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और चूंकि ये 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पर एथ मूल नाम आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए इसको हम ईन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन चेन हो, यानी कि ऐसी कार्बन श्रृंखला जहाँ पर कोई एक ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन। मूल नाम के साथ आइन लगता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है जहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो 3 कार्बन के लिए मूल नाम होता है प्रो और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इसको हम कहते हैं प्रोपाइन। तो इस प्रकार से हमने असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन के IUPAC के बारे में जाना। अब हम देखते हैं वर्ड रूट या मूल नाम। ये कार्बन संख्या के आधार पर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जहाँ 1 कार्बन होता है वो मेथ, चूँकि ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए मीथेन। जहाँ 2 कार्बन होता है वहाँ एथेन, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ये सारे सिंगल बॉन्ड के बेस पर नामकरण दिए गए हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नॉनेन, 10 के लिए डेकेन, 20 के लिए आइकोसेन और 30 के लिए ट्राइकोटेन। तो इस प्रकार से ये रूट नेम दिए गए हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए दिए गए हैं। यहाँ अगर एन ना लगाकर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे, इथीन, प्रोपीन, वहाँ एन ना लगकर वहाँ एन लग जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वहाँ पर आइन लग जाएगा। अब आते हैं एल्किल समूह पर। एल्किल समूह क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के कार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देने पर सिंगल बॉन्ड CH3 जो मिलता है वह हमारा मेथिल समूह प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मीथेन की संरचना है जहाँ पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बन जो है उसकी संयोजकता 4 होती है। अब यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन हट गया, एक संयोजकता खाली हो गई, तो यह कहलाता है मेथिल समूह। इसी प्रकार सारणी में आप देखें अन्य भी क्रियात्मक आप एल्किल समूह दिए गए हैं। मेथिल, एथिल यानी कि जहाँ पर C2H6 है तो ये हो जाएगा C2H5, प्रोपिल C3H8 है तो हो जाएगा C3H7, ब्यूटिल C4H9 होता है
ब्यूटिल C4H10 होता है, ये हो जाएगा C4H9, और डेकिल C10H22 होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके एल्किल समूह प्राप्त होते हैं जब कार्बन के सभी हाइड्रोजन्स जो संयोजकताओं पर लगे हुए हैं उनमें से कोई एक हट जाता है, तो वहाँ एक संयोजकता खाली हो जाती है, उसे हम समूह कहते हैं। ये कार्बन श्रृंखला में लगे हुए होते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्रियात्मक समूह पर। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? वे समूह या वे परमाणुओं के ग्रुप्स जो किसी कार्बन चेन में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह जो हैं वे विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाशीलता उस कार्बन चेन में ला देते हैं। कार्बन चेन मतलब हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन हैं, संतृप्त हों या असंतृप्त हों, उनमें जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो उनकी रासायनिक गुण बदल जाते हैं। एक जैसे क्रियात्मक समूह रखने वाले तत्व एक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह रखने वाले भिन्न भिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि किसी कार्बन चेन में OH यानी अल्कोहल जुड़ गया है, तो मेथेन में यानी एक सिंगल कार्बन वाले परमाणु में अगर जुड़ा हुआ है OH, तो मेथेनॉल हो गया। इसी तरह एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कार्बन चेन हमारी बढ़ती जाएगी और ग्रुप वही लगा हुआ है, तो उनकी रासायन उन सभी की ये सजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। एक ही जाति वाले सजातीय श्रेणियां, उनके रासायनिक गुण जो होते हैं वह एक समान होते हैं और वे रासायनिक जो अभिक्रियाएं देते हैं वे भी एक समान होती हैं। तो क्रियात्मक समूह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी पदार्थ के लिए, क्योंकि क्रियात्मक समूह से उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसके ऊपर वह किससे अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, यह डिपेंड करता है क्रियात्मक समूह के ऊपर, जिसकी सारणी नेक्स्ट दी गई है। IUPAC में क्रियात्मक समूह जो होते हैं इनकी पूर्वलग्न और अनुलग्न लगाए जाते हैं। पूर्वलग्न यानी नाम से पहले, रूट वर्ड्स जो मैंने दिए उन रूट वर्ड्स के पहले तो पूर्वलग्न लगते हैं, और अनुलग्न जो होते हैं वे रूट वर्ड के बाद लगते हैं। जैसे कि एल्केन यानी कि जहाँ सिंगल बॉन्ड हो तो इसका अनुलग्न लगता है एन। इसी तरह एल्कीन यानी कि जहाँ डबल बॉन्ड हो तो इसका कोई भी पूर्वलग्न नहीं लगता है, यानी रूट वर्ड के नाम के आगे नहीं लगेगा, केवल अनुलग्न लगता है जो कि होता है ईन। इसी तरह एल्काइन जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका लगता है आइन। हैलाइड यानी एक्स यानी हैलोजन फैमिली, FCl-Bri ये जो तत्व होते हैं ये हैलोजन परिवार कहलाते हैं। इनको हम एक सम्मिलित रूप में कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं, इनको हम हैलाइड लिखते हैं। इनका पूर्व लग्न होता है हैलो और अनुलग्न होता है इल हैलाइड। एल्कोहल का संरचना क्रियात्मक समूह की संरचना होती है OH और यह इसका पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी, अनुलग्न होता है ऑल। एल्डिहाइड इसका जो संरचना सूत्र है वो है सिंगल बॉन्ड CHO, इसका पूर्व लग्न फॉर्मिल या ऑक्सो होता है और अनुलग्न होता है अल। इसी तरह कीटोन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका पूर्व लग्न ऑक्सो होता है और अनुलग्न होता है ओन। नाइट्राइल सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसका पूर्व लग्न साइनो और अनुलग्न नाइट्राइल। ईथर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, एल्कोक्सी इसका केवल पूर्व लग्न लगता है, अनुलग्न नहीं लगता। कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंगल बॉन्ड COOH, इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी और अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। इसी तरह कार्बोक्सिलेट आयन सिंगल बॉन्ड COO पर माइनस चार्ज, इसका अनुलग्न लगता है O8। एस्टर सिंगल बॉन्ड COOR, एल्कोक्सी कार्बोनिल या O8, इसको भी O8 ही लिखते हैं। एसिल हैलाइड COX, X यहाँ पर हैलोजन परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, तो जैसे अगर Cl लगा हुआ है तो ये हो जाता है COCl। टेलो कार्बोनिल या आयल हैलाइड। एमीन, ये एमीन 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। NH2, NH और डबल N, तो इनको पूर्व लग्न होता है एमीन और अनुलग्न होता है एमाइड। एमाइड होता है CONH2, इसको लगाते हैं कार्बाइड और एमाइड। नाइट्रो यौगिक अगर NO2 नाइट्रो, और इसका पूर्व लग्न ही लगता, अनुलग्न नहीं लगता है। इसी तरह सल्फोनिक अम्ल SO3H सल्फो और सल्फोनिक अम्ल,
तो ये आपके क्रियात्मक समूह हैं जिनके पूर्व लग्न यानी रूट वर्ड से पहले लगने वाले पूर्व लग्न होते हैं और अनुलग्न जो रूट वर्ड के बाद लगेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न या अनुलग्न इस्तेमाल करते हैं तो मुख्यतः जो क्रियात्मक समूह होता है उसका हम अनुलग्न ही लगाते हैं। अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हैं तो प्रियोरिटी टेबल के आधार पर चलते हैं और उसमें फिर एक ग्रुप जो मुख्य ग्रुप मेन ग्रुप होगा, जैसे जो COH है या CHO है, इस तरीके से जो ग्रुप आते हैं वो COH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको हम अनुलग्न लगाएंगे और बाकी जो भी समूह होंगे उनको हम मूल नाम के आगे लिखेंगे। अब आते हैं हम IUPAC नामकरण के नियमों पर। सबसे पहला नियम है कि हम सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि कार्बन चेन सबसे लंबी कौन सी है, हम कितने से ज़्यादा अंक दे दें उसको, तो हमें सबसे पहले ये देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 9 कार्बन की चेन है। हम अगर इसको सीधे दे रहे हैं नंबर तो ये 9 कार्बन की है और अगर हम यहाँ 6 के बाद इधर आ जाते हैं तो ये 8 कार्बन की हो जाती है। हम इसको सेकंड वाला हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर पा रहे हैं। तो पहला नियम ये है कि हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा नियम ये है कि कार्बन चेन में अंकन करते समय यानी नंबरिंग करते समय हम नंबरिंग उस ओर से करते हैं जहाँ प्रतिस्थापी समूह हो, क्रियात्मक समूह हो तथा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक दिए जाएं। मतलब हम नंबरिंग उस साइड से शुरू करेंगे जहाँ पर ये सारे उपस्थित हों, तभी तो उनको कम नंबर मिल पाएगा। जैसे कि उदाहरण आप देखें, पहले वाले उदाहरण में हमारा 4 कार्बन की एक चेन है जिसमें पहले कार्बन पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है ये, और तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो क्रियात्मक समूह को 4 नंबर मिलता है, नंबर 4, तो वो सही नहीं है। हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसी वाले कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से। तो जो यहाँ पर हम इस क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर दे पाएंगे 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें, यहाँ पर एक प्रतिस्थापी समूह लगा है। कौन सा लगा है, 1 कार्बन का है, तो यह कहलाएगा मेथिल समूह। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मेथिल समूह लगा हुआ है तो हम जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो हम इधर से करेंगे। अगर 1 2 3 4 4 ही कार्बन की चेन है तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। यहाँ इसको 3 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जब हम इधर से आएंगे 1 2 3 4 तो ये सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग कर रहे हैं। तो ये प्रतिस्थापी समूह को भी हम अंकन में ये ध्यान रखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल आप देखें डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है वह यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन की चेन में अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये दूसरे कार्बन पर आता है, और अब इधर से अगर करेंगे तो ये तीसरे कार्बन पर आएगा। तो डबल बॉन्ड को तीसरे कार्बन का नंबर ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम इसकी भी नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो हम नंबरिंग करते समय यह विशेष ध्यान रखेंगे कि हम जहाँ पर भी प्रतिस्थापी समूह हो, क्रियात्मक समूह हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको हम कम से कम अंकन दें। नेक्स्ट नियम है कि मूल नाम में असंतृप्तता को देखकर इन या आइन लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स चेन्स का जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ एन, जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ इन, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ आइन का प्रयोग करते हैं। सभी प्रतिस्थापी समूह के पूर्व लग्न लगाए जाते हैं और क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न लगता है। तो जो प्रतिस्थापी समूह कौन से होंगे, जहाँ पर जो कार्बन के जो संयोजकता पूर्ण करने के लिए जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हटाकर जो भी समूह वहाँ पर लगा होगा उसको हम प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। उस प्रतिस्थापी समूह को उनके सभी पूर्व लग्न लगाए जाते हैं, मतलब जो मूल नाम है उसके आगे उनको लगाया जाएगा, और जो क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न उसके यानी कि नाम के पीछे लगाया जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पर भी हम देखें 4 कार्बन की चेन है, 4 के लिए आ जाता है ब्यूट, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ईन, तो ये हो गया ब्यूट ईन। लेकिन हमने काउंट नंबरिंग दी हुई है, चूँकि हम चाहे इधर से नंबर करें तब भी ये 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी ये 2 नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटीन 2।
सेकंड एग्जाम्पल देखिए कि जो प्रतिस्थापी समूह है क्या है इसमें, Cl। Cl ने क्या किया हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो होगी वो एक हट गई है, उसकी जगह पर ये Cl लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी 4 कार्बन की श्रृंखला है और सेकंड वाले कार्बन पर जो नंबरिंग करी है, क्योंकि हम इधर से करेंगे तो Cl को तीसरे नंबर वाले कार्बन पर आ जाएगा, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, तो ये सेकंड वाले कार्बन पर आएगा। सेकंड वाले कार्बन पर Cl लगा हुआ है और ये है हमारा प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। तो इसका हम लगाएंगे पूर्व लग्न। 4 कार्बन के लिए मूल नाम क्या हुआ, ब्यूट, सारल सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हुआ, एन, तो ये जुड़कर बन गया ब्यूटेन, और सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है क्लोरो, इसलिए इसको हम मूल नाम के आगे लिखेंगे 2 क्लोरो, सेकंड पर लगा है इसलिए 2 क्लोरो ब्यूट एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है और एक पहले कार्बन पर, पहला कार्बन मतलब हम क्रियात्मक समूह है, अंकन हम उसी से करेंगे। पहला नियम हमारा यही है कि पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें, और दूसरा नियम हमारा यही है कि अंकन करेंगे तो हम क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम जो अंकन करते हैं वो इस साइड से ही करेंगे जहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। अब क्रियात्मक समूह का क्या लगाएंगे, हमेशा अनुलग्न। ये क्रियात्मक समूह है COOH और इसका अनुलग्न क्या हुआ, ओइक अम्ल। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है, ये क्या है, मेथिल, ठीक है। तो यहाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए मूल नाम हुआ पेंट, यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड हुए हैं इसलिए हुआ पेंट एन, फिर पेंटेन के बाद इसका लग जाएगा अनुलग्न तो होगा ओइक अम्ल, तो ये बन जाता है पेंटेनोइक अम्ल। अब बचा क्या, प्रतिस्थापी समूह, उसको सेकंड कार्बन से हम आगे ले आते हैं, यानी कि 2 मेथिल, सेकंड नंबर पर क्या लगा हुआ है, मेथिल, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। नियम नंबर 4, यदि 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी समूह हों तो उनकी संख्याओं के मध्य अल्प विराम मीन्स कॉमा लगाया जाता है और उनको नाम दोबारा नहीं लिखे जाते हैं। वहाँ जैसे एक ही समूह, मेथिल समूह किसी कार्बन चेन पर 2 बार लगा हुआ है तो हम सिर्फ संख्या लिखेंगे उस कार्बन की, और वहाँ पर 2 बार अगर लगा हुआ है तो डाई, 3 बार लगा हुआ है तो ट्राई, 4 बार लगा हुआ है तो टेट्रा, 5 बार लगा हुआ है तो पेंटा, ऐसे करके यूज़ करेंगे। हम उसके नाम को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखें, पहला वाला जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें 5 कार्बन की चेन है और इसमें 2 मेथिल लगे हुए हैं। तो अगर हम इसके नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी 2 और 4 पर मेथिल लगे हुए हैं। अब हम ये नहीं लिखेंगे 2 मेथिल 4 मेथिल पेंटेन, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, 4, 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है, डाई मेथिल, यानी कि 2 मेथिल लगे हुए हैं और 5 कार्बन की चेन है ये, तो पेंट एन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। सबसे पहले हमें सबसे लंबी श्रृंखला चयनित कर उसका मूल नाम ही देखना होता है। मूल नाम देखने के बाद हम उसकी असंतृप्तता या असंतृप्तता देखते हैं। अगर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, अगर सारे डबल बॉन्ड हैं तो एन लगाएंगे, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आइन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे, उसके बाद असंतृप्तता देखेंगे, एन इन आइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मूल नाम मिल गया, असंतृप्तता देख ली, उसके बाद हम प्रतिस्थापी समूह देखते हैं कि किस नंबर पर है और उसके हिसाब से हम अंकन करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो ये नंबरिंग इस तरह दी। अब जैसे यहाँ देखिए इस वाले उदाहरण में हमारा इस कार्बन पर भी 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं, इस पर भी 1 लगा है, यानी कि यहाँ कुल 3 मेथिल समूह लगे हुए हैं। और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अगर देखें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हुई। तो सबसे पहले हम इसकी मूल नाम निकालें, 5 कार्बन की चेन यानी कि पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एन, तो हो गया पेंटेन, ठीक है। अब पेंटेन ये तो इसका मूल नाम हो गया, लेकिन हम नंबर कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 नंबर पर और 2 नंबर पर हमारे मेथिल ग्रुप लगे। अब 2 पर 2 लगे हुए हैं तो हम 2 बार बार नहीं लिखेंगे, हम अंक को 2 बार लिखेंगे, 2, 2, 4, 4 पर भी क्या लगा हुआ है, मेथिल, और टोटल कितने मेथिल हो गए, 3, तो ट्राई मेथिल, उस मूल नाम के आगे हमने ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया नाम 2, 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इसी प्रकार जो ये वाला उदाहरण हमारा दिया हुआ है इसमें देखें, यहाँ पर जो कार्बन चेन दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7,
7 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 1 2 दोनों मेथिल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी मेथिल है CH3 और ये आपका एथिल ग्रुप है, 2 कार्बन है इसलिए ये एथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर जब हम नंबरिंग करेंगे तो हम इस तरफ से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। तो 3 पर एथिल और 4 और 5 पर मेथिल। अब हमारे एथिल अलग है, मेथिल अलग है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लेते हैं इंग्लिश का, हिंदी का नहीं। तो यहाँ पर एथिल यानी ई, तो ये ई से आएगा, इसको हम पहले लिखेंगे, और मेथिल हमारे एम से आएंगे, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3, सबसे पहले मूल नाम निकालते हैं। 7 कार्बन है तो हो गया हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन हेप्टेन। इसके बाद तीसरे कार्बन पर एथिल, हेप्टेन तो मूल नाम हो गया। अब ये प्रतिस्थापी समूह है तो इनको हमें मूल नाम के आगे लिखना है, तो ये हो गया 3 एथिल 4,5 डाई मेथिल हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। अब अगला नियम है, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह कार्बन चेन पर हों तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखते हैं, जैसा कि पिछला एग्जाम्पल भी हमने देखा था। जैसे अब आप इसमें देखें, पहला उदाहरण जो दिया गया है 1 2 3 4 4 कार्बन है और इन पर सेकंड और थर्ड पर 2 प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम मूल नाम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की हुई? 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन के लिए हुआ ब्यूट, चूँकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन होने के बाद ये आपका, ये तो मूल नाम निकल आया और संतप्ता निकल आई। अब बचे हमारे प्रतिस्थापी समूह। 2 प्रतिस्थापी समूह हैं, एक है हमारा 3 पर मेथिल लगा हुआ है और 2 पर एथिल लगा हुआ है। तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारी 5 कार्बन की चेन है, तो सबसे लंबी श्रृंखला हुई 5 कार्बन की। इसमें 3 और 4 नंबर पर हमारे प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं। तो 5 कार्बन, पहले तो इसको निकाल लेते हैं मूल नाम। 5 के लिए हो गया पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड हैं एन, फिर ये क्रियात्मक समूह है ओइक अम्ल, ठीक है ना, COOH, ओइक अम्ल, इसको हम बोलेंगे पेंटेनोइक अम्ल। अब 4 पर लगा हुआ है क्लोरो और 3 पर लगा है ब्रोमो, तो B ब्रोमो पहले आता है, C क्लोरो बाद में आता है, इसलिए 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनोइक अम्ल। इसके बाद हमारा अगला नियम है, क्रियात्मक समूह लगे होने पर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाते हैं। कि जब भी कार्बन चेन में क्रियात्मक समूह लगा हुआ होगा तो हम उसका अनुलग्न लगाएंगे। शेष प्रतिस्थापी समूहों को पूर्व लग्न में लिखा जाता है और अंकन हम इस प्रकार करते हैं कि क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक प्राप्त हो। जैसे कि उदाहरण आप देखें, यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है हाइड्रोक्सी है OH, ठीक, तो OH यहाँ बीच चेन में लगा हुआ है, OH जो है वो बीच चेन से ही लगता है, तो यहाँ बीच चेन में लगा हुआ है, इसके कारण इसका अनुलग्न क्या होगा? ऑल होगा, ठीक है। और इसमें सबसे लंबी श्रृंखला 8 कार्बन की है, 6 पर इसमें मेथिल लगा हुआ है, 3 पर इसमें OH यानी क्रियात्मक समूह लगा हुआ है और सबसे लंबी श्रृंखला 8 कार्बन की है। तो 8 कार्बन के लिए मूल नाम हुआ ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और जो क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न हो गया ऑल, तो हो गया ऑक्टेनॉल, ठीक, ऑक्टेनॉल। और ये 6 नंबर पर आपका मेथिल लगा है, तो यहाँ पर इसका हो गया 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 नंबर पर OH लगा हुआ है। OH कहाँ लगा है? 3 नंबर पर, तो इसका नाम हुआ 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। और उदाहरण देखते हैं इसी तरह। यहाँ पर आप देखें जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह कीटोन होने के कारण अनुलग्न क्या है? ओन, कीटोन का अनुलग्न होता है ओन। 2 कीटो समूह है यहाँ पर, 4 नंबर पर और 2 नंबर पर डाई ओन इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि 2 है इसलिए डाई, अनुलग्न लगेंगे। कीटो समूहों की स्थितियाँ 2 और 4 हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे लंबी श्रृंखला 6 कार्बन की है और 6 कार्बन का जो मूल नाम हुआ वो क्या हुआ? हेक्स,
सारे यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड हम काउंट नहीं करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हम कार्बन कार्बन के बीच में ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच हैं, इसलिए इनको हम इसमें ईन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ईन का प्रयोग करते हैं तब जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ हो। तो यहाँ पर 2 आपके कीटोन समूह लगे हुए हैं और 6 कार्बन की ये मूल चेन है। तो 6 कार्बन के लिए मूल नाम हो गया हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हेक्सेन। लेकिन 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है? ओन, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन 2,4 डाई ओन। हेक्सेन 2,4 डाई ओन। डाई मतलब 2, ओन माने कीटोन समूह, और 2 और 4 पर डाई ओन लगे हुए हैं और हेक्सेन यानी 6 कार्बन की ये चेन है। और उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार। अब ये देखिए उदाहरण, यहाँ पर 6 कार्बन की चेन यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक आपका पहले नंबर पर कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है जिसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है, और 5 नंबर पर ओन लगा हुआ है यानी कीटो समूह लगा हुआ है। इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इसका हम अनुलग्न लगाएंगे यानी इसको हम मूल नाम के पीछे लगाएंगे, और जो ये वाला है उसको हम मूल नाम के आगे लगाएंगे। ठीक है, यानी उसका हम पूर्व लग्न इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका जब पूर्व लग्न लगाएंगे तो इसका हम अनुलग्न इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि अभी मैं बता चुकी हूँ आपको कि क्रियात्मक समूह का या तो पूर्व लग्न ही इस्तेमाल होता है और या अनुलग्न इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हम इसका पूर्व लग्न इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि ये मेन समूह है इसलिए हम इसका अनुलग्न इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन के लिए हो गया ये हेक्सेन, और हेक्सेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है। COH समूह लगा हुआ है तो इसका अनुलग्न हुआ ओइक अम्ल, ये हो गया हेक्सेनोइक अम्ल। ये तो हमारा मूल नाम बन गया विद क्रियात्मक समूह। अब यहाँ 5 नंबर पर कीटोन लगा हुआ है, तो कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल, इसका नाम हुआ 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल। इसी प्रकार और उदाहरण भी देखते हैं, जैसे कि यह दिया हुआ है, यहाँ पर पहले, तीसरे और 5वें कार्बन पर क्रमशः डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड यानी 1 कार्बन पर और 3 कार्बन पर डबल बॉन्ड और 5 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। अब चूंकि 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाई ईन हो गए, और 1 सिंगल बॉन्ड है तो वो आइन हो गया। 6 कार्बन है तो 6 के लिए हो गया हेक्स। ठीक है ना। अब यहाँ हेक्स डाईइन, और डाईइन कहाँ कहाँ पर है? 1 और 3, तो हम इसका नाम लिखेंगे जब, तो हम लिखेंगे हेक्स 1,3 डाईइन डैश 5